सो हाय रिवान, वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वाले लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 4 रिगार्डिंग फिजिक्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे 10 डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि इस साल पूछे जा चुके हैं। क्लियर। तो अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से पूछा जा चुका है। तो ये बोल रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इन स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट इज शोन बाय। तो वो जो स्ट्रेंथ है ना किसी मैग्नेट की, तो उसको कौन शो करता है? तो उसको शो करता है डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड। आई एम श्योर कि आपने देखे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। क्लियर। तो जहाँ पे भी आपको पैक्ड मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी, यानी कि जहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक लाइन्स क्लोज दिखेगी, तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा? हायर मैग्नेटिक फोर्स दिखेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच इंस्ट्रूमेंट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड। क्लियर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन किया जाता है तो वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नीडल, या बोले विद द हेल्प ऑफ कंपास। जो कि मैग्नेटिक नीडल कहाँ पे देखी जाती है? कंपास में देखी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कंसिडर अ मैन स्टैंडिंग ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस, यानी कि एक बंदा है जो कि किस पे बैठा है? जो कि बैठा है स्प्रिंग बैलेंस पे। क्लियर। सच दैट द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस इज 60 kg। अब जो यहाँ पे रीडिंग आ रही है वो आ रही है 60 kg, जब बंदा किस पे है? स्प्रिंग बैलेंस पे। इफ द मैन जंप्स, अब अगर मैन ने जंप किया आउट ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, व्हाट विल बी द फाइनल रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। तो फाइनल रीडिंग क्या होगी? जब बंदा यहाँ पे है तब तक तो कुछ ना कुछ रीडिंग दिखाएगा, जब ये जंप करेगा तब रीडिंग क्या आएगी? जीरो पे आएगी। बट वो सडनली जीरो पे नहीं आएगी, पहले क्या होगी? पहले इंक्रीज होगी फिर जीरो पे आएगी। क्यों? क्योंकि बिफोर जंपिंग, जब ये जंप करेगा, इसके जो पैर हैं वो कुछ ना कुछ फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट करेंगे एंड उसी फोर्स से ये बाहर जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो फर्स्ट इंक्रीज, देन ये जो रीडिंग है वो जीरो पे आएगी। तो एट ए टाइम रीडिंग जीरो पे नहीं आती है, पहले रीडिंग कुछ इंक्रीज होगी 60 to 70 जाएगी, फिर सडनली ड्रॉप करेगी जीरो तक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कांस्टेंट फॉर ए बॉडी टू हैव कांस्टेंट मोमेंटम। तो देखिए यहाँ पे मोमेंटम की बात हो रही है। जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर। तो एक बॉडी की बात कर रहा है। क्लियर। तो अगर हम जनरल बात करें, जो मास होगा किसी भी बॉडी का वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। क्योंकि वेलोसिटी जो होगी वो उसमें चेंज तो आएगा, बट जो मास होगा बॉडी का वो कांस्टेंट रहेगा। तो हम बोलेंगे जो मोमेंटम होता है ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है किस पे? ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है वेलोसिटी पे। क्लियर। तो ये किस पे डिपेंडेंट है? वेलोसिटी पे। अब अगर यहाँ पे मोमेंटम कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। यानी कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो आई कैन राइट जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। क्लियर। एंड जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है? वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि डी वी बाई डी टी या फिर वी बाई टी। क्लियर। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि हमने देखा अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। एक्सेलरेशन होगी जीरो। जीरो मीनिंग ये कांस्टेंट होगी। फिर वी नो दैट जो एफ होता है दैट इज एम ए, जो मैस फोर्स होता है दैट इज मैस इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर एक्सेलरेशन जीरो होगी तो फोर्स जो होगा वो भी जीरो होगा, यानी कि फोर्स जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबो यहाँ पे करेक्ट रहेगा, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट, जो फोर्स है वो भी कांस्टेंट, एंड जो यहाँ पे वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर। कब? जब मोमेंटम कांस्टेंट होगा बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द ऑब्जर्वर हियर्स अ साउंड फ्रॉम द सोर्स विच इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हु इज स्टेशनरी। तो देखिए यहाँ पे है कोई ऑब्जर्वर। क्लियर। ये है यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर, यहाँ पे ओ लिखूंगा मैं। अब हो क्या रहा है? द ऑब्जर्वर हियर्स अ साउंड फ्रॉम द सोर्स विच इज मूविंग। अब ये जो सोर्स है ना, ये सोर्स हो सकता है कोई गाड़ी की हॉर्न यहाँ पे या फिर कुछ और। तो ये जो सोर्स है ना ये दूर जा रहा है किससे? ऑब्जर्वर से। तो आपको बोलना है, बट आपको याद रखना है जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे वो है स्टेशनरी, यानी कि स्टैटिक। यहाँ पे डिटरमाइन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, तो जितना ये दूर जाएगा इससे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होगी वो कम होगी। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है इट इज सॉल्वड। दूसरा ऑप्शन इट रिमेन सेम, तो सेम नहीं रहेगा। इट रीच इन्फिनिटी, नहीं। इट गेट्स डबल, डबल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज मीनिंग यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है दैट इज सॉल्वड, यानी कि वो कम होगी। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द लेंथ ऑफ पेंडुलम विच इज डिस्प्लेइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब पेंडुलम क्या कर रहा है यहाँ पे, जो पेंडुलम है वो यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। क्लियर, आपको क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 21%। अब पेंडुलम की जो लेंथ है उसको इंक्रीज किया गया है, कितना, जो एल है उसको इंक्रीज किया गया है बाय 21%। क्लियर, 21%। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन पीरियडिक टाइम ऑफ द पेंडुलम। आपको बोलना है कि जो पीरियडिक टाइम है उसमें कितना चेंज आएगा। तो देखिए यहाँ पे वी नो दैट जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का वो होता है 2π√L/g। काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, डायरेक्ट भी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। क्लियर, तो टी और एल के बीच यहाँ पे रिलेशन क्या है, तो देखिए जो टी है यहाँ पे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। क्लियर, जो टी है यहाँ पे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। सो आई कैन राइट हियर T2/T1, T2/T1, T2/T1 को अपन यहाँ पे लिखेंगे L2/L1। क्लियर, L2/L1 ये है L1 यहाँ पे, यानी कि इनिशियल लेंथ। L2 क्या है यहाँ पे, फाइनल लेंथ जिसमें चेंज आई, जो कि कितनी चेंज आई, 21%। क्लियर, तो 21% मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो इनिशियल लेंथ कितनी है, L1, यानी कि 1.21 L1 डिवाइडेड बाय L1, यानी कि 20% यहाँ पे मैं बोलूँगा ये कितना इंक्रीज हुआ, 1.21 ऑफ L1, यानी कि L1 का कितना, 1.21 या फिर 21%। तो देखिए लेट मी चेंज कलर, तो L1 और L1 गया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा अब √1.21, √1.21। तो √1.21 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1.1, एंड 1.1 कितना होता है, दैट इज 10%, दैट इज 10%। तो 10% यहाँ पे इंक्रीज होगी। क्लियर, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट विल हैपन विद द इंक्रीज इन स्पीड, व्हाट विल हैपन विद द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर। तो क्या होगा अगर हम यहाँ पे जो डीसी मोटर है इसी स्पीड को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो होगा क्या यहाँ पे, जो ईएमएफ है ना, ईएमएफ या फिर बैक ईएमएफ वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एंड जो करंट है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि इनके बीच एक रिलेशन है, दैट इज जो आई है, करंट है, दैट इज वी माइनस ईएमएफ, यानी कि बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर ए। आर ए क्या है यहाँ पे, आर्मेचर रेजिस्टेंस। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे देखिए अगर ई एफ का वैल्यू बढ़ेगा, इक्वेशन में ही देखिए, क्योंकि ई एफ क्या है यहाँ पे माइनस में, अगर ई एफ का वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगा तो आई का वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे घटेगा। क्लियर, यानी कि बैक ई एम एफ इंक्रीज, बट जो लाइन करंट है वो फॉल करेगा, बैक ई एम एफ करेगा इंक्रीज, एंड जो लाइन करंट है वो क्या करेगा, यहाँ पे फॉल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे which part will surely tell that given motor is DC motor and not an AC type। तो यहाँ पे DC एंड AC को आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये कौन करता है, ये करता है कम्यूटेटर। क्लियर, क्योंकि AC में आपको ये नहीं मिलेगा। क्लियर, नेक्स्ट है यहाँ पे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल्स वी ऑब्टेन, यानी कि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करें कि इनका n सेल्स का, तो वहाँ पे हम क्या ऑब्टेन करते हैं, अगर आपको इक्वेशन पता है तो वहाँ पे निकल आती है जो R नेट होती है। क्लियर, तो वो निकल के आती है 1/n। क्लियर, तो वी नो दैट अगर R में डिक्रीज हो जाए तो I में क्या होगा, I में इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो करेगी, यानी कि मोर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पूछ रहा है, इफ द बैटरी एंड गैल्वानोमीटर आर इंटरचेंज्ड देन द डिफ्लेक्शन इन गैल्वानोमीटर विल बी। तो ये बोल रहा है अगर हम बैटरी को, क्लियर, बैटरी को कुछ यूँ दिखाया जाता है, अगर हम बैटरी और गैल्वानोमीटर को चेंज करेंगे, किसमें, व्हीटस्टोन ब्रिज में इंटरचेंज करेंगे। क्लियर, क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो होगा क्या यहाँ पे, डिफ्लेक्शन इन गैल्वानोमीटर विल, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि इट विल बी सेटल ए गैल्वानोमीटर, सो नॉट ए चेंज या फिर नो चेंज यहाँ पे। क्लियर, तो आई होप आपने ये क्वेश्चन नोट डाउन किए होंगे एंड आपकी तैयारी जो है वो अच्छी चल रही होगी। तो यहीं पे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर channel and this is I'm here with your new video and और क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आई होप आपकी मेहनत अच्छे से चल रही होगी, बने रहिएगा। और हाँ भाई, कमेंट सेक्शंस में अपने स्कोर बताते रहा करो, मुझे हर वीडियो में बोलने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट सेक्शंस में अपने स्कोर ज़रूर लिखें
एंड तो सो डैट मतलब एक एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और हमें भी मतलब मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा ये जो मतलब जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए वो काम आ रही है और उनको हेल्प कर रही है। तो छोटा सा कमेंट अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा गाइस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आज हमारे लिए, विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन ए का एक और नाम क्या है? बड़ा प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। तो विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज, बिकॉज विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस आंखों के रिलेटेड होता है। तो वहीं से मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी अपनी जब मैंने लेक्चर्स लिए थे। तो रेटिनोल, आंखों में एक पर्दा होता है, आंखों का पर्दे को हम साइंटिफिक भाषा में कहते हैं रेटिना, और रेटिना से रेटिनोल। तो विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज रेटिनोल। तो 11th का आंसर है सी, रेटिनोल। ठीक है, और अगर रेटिनोल की डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, तो क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिल्कुल एक ग्रीन हाउस गैस है और बड़ी मेजर ग्रीन हाउस गैस है, इससे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से आपके रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में मिलती है। मीथेन गैस भी एक जो है आपका ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपका आंसर है डी, नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस होती तो नाइट्रोजन का आपका अमाउंट तो पता ही है एटमॉस्फेयर में कितना होता है, 70। तो मतलब लाइक फिर तो हो गया, 78% होती है ना ये, तो बस हो गया फिर तो हमने बचना ही नहीं था। तो नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा सबसे स्टेबल इकोसिस्टम है? तो जिन्होंने पेड कोर्सेज वालों ने या मतलब जिन्होंने भी मेरी इकोसिस्टम वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है कि हमेशा वाटर बॉडीज़ वाले इकोसिस्टम सबसे स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनको ईजिली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। आप देखो डेजर्ट को ईजिली नहीं मैं बोलता, बट कन्वर्ट किया जा सकता है। डेजर्ट में ट्रीज लगाओगे तो फॉरेस्ट बन जाएगा, माउंटेन्स को काटोगे तो प्लेन लैंड्स बन जाएंगी, माउंटेन्स को आप ग्रास लैंड में कन्वर्ट कर सकते हो, फॉरेस्ट को आप डेजर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इन सब को कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ओशियंस को इतना बड़ा पानी कहाँ से सुखाओगे? तो इनको कन्वर्ट करना इतना मतलब नियर टू इम्पॉसिबल है। तो इट इज़ द मोस्ट स्टेबल। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, 13th का बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाइपोकैलीमिया, ये डिजीज़ मैंने डिस्कस नहीं की है अपनी वीडियोस में, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है अगेन। ये क्वेश्चन आई गेस CDS का क्वेश्चन है ये। हाइपोकैलेमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, हाइपोकैलेमिया इनमें से किसकी डेफिशिएंसी से होती है? तो हाइपोकैलेमिया आपकी पोटेशियम की डेफिशिएंसी से होती है। जिन लोगों को पता है तो बहुत अच्छा है, जिनको नहीं पता उनको डायरेक्टली बता रहा हूँ। हाइपोकैलेमिया एक बीमारी है जो पोटेशियम की डेफिशिएंसी से होती है, पोटेशियम। ठीक है, तो हाइपोकैलेमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम, दैट्स इट। ठीक, बाकी ये देख लो आप, हाइपोकैलेमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम। और मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर हाइपोकैलेमिया होती है मतलब पोटेशियम की कमी हो जाती है बॉडी में, तो BP वगैरह फ्लक्चुएट होता है, वॉमिटिंग्स वगैरह होती हैं, डाइजेशंस में प्रॉब्लम होती हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी विटामिन्स। बड़ा प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिन से बना हुआ है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपको पता है ना अलग अलग विटामिन्स आते हैं, विटामिन B1, B2, B3 है ना, B5, इस तरह से आते हैं ना। तो वो टोटल कुल मिलाकर कितने होते हैं ये बताओ? तो कुल मिलाकर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिन से मिलकर बना होता है? अब कुछ लोग यहाँ पे अगर 12 होता ना, वैसे ऑप्शंस में 12 भी होना चाहिए था, कुछ लोगों ने ज़रूर 12 टिक करना था कि अरे B12 पढ़ा था। हाँ, तो बट नहीं, अच्छे ऑप्शंस यहाँ पे भी ठीक है। लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि कुछ लोग नहीं याद रखते कि कितने विटामिन्स हैं, मतलब विटामिन बी की कितने वेरिएंट्स हैं, बी कॉम्प्लेक्स में कितने मतलब विटामिन्स आते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स में कितने आते हैं आप लोगों ने अभी तक सोच लिया होगा जिनको आता है। तो 8 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 8 विटामिन्स से बना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। 15th का आंसर है डी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो 8 विटामिन से बना होता है। तो वो 8 विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? थायमिन, राइबोफ्लेविन, नायासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पैराडॉक्सिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड एंड कोबालअमीन। ठीक है, ये अलग अलग नाम हैं। B12, B7 है ना, B9, B5, B3,
B2, B1 है ना, ऐसे। तो डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन रिजल्ट्स इन, थायमीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन रिजल्ट्स इन, थायमीन एक विटामिन है, और कौन सा विटामिन है ये जल्दी से फटाफट जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं लाइव चैट में लिख दें, और जो बाद में देखेंगे तो वो तो चलो अलग चीज़ है, बट वो लोग लिख दें जो लाइव मेरे साथ देख रहे हैं, अभी कर रहे हैं क्वेश्चंस। तो थायमीन की डेफिशिएंसी से इनमें से कौन सी बीमारी होती है, तो क्वेश्चन 16 का आंसर है डी, बेरी बेरी, ठीक है, बिकॉज थायमीन एक विटामिन बी है, तो विटामिन बी से बेरी बेरी होती है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, ये देख लो, डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन रिजल्ट्स इन बेरी बेरी। और हाँ, मैंने इसमें बाकी चीज़ें भी डाल दी हैं कि स्कर्वी विटामिन सी से होती है, रिकेट्स विटामिन डी से होती है, एट्सेट्रा। बाकी विटामिन B3 से पैलेग्रा होती है, विटामिन B3 से पैलेग्रा होती है, बेरी बेरी थायमीन से होती है, बिकॉज हाँ, थायमीन आपका जो है विटामिन क्या है, B1 है, थायमीन इज योर विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी करता है, इन्फ्लुएंजा फ्लू होता है। तो देखो, मैंने बोला था जब मैंने हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ाया था, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल, मैंने बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। और देखो, ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम नहीं किया दोस्तों, ये क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर्स हैं, कहीं ना कहीं से CDS, SSC, नेशनल लेवल के क्वेश्चंस उठाए हैं हमने। UPSC के थोड़े बहुत डाले हैं, ज़्यादा नहीं UPSC डाला, बिकॉज UPSC में वो थोड़े कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं। बट जो SSC, जो मतलब नेशनल लेवल के एग्ज़ाम जो हमारे SSB में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि SSB में आ सकते हैं, वहाँ से उठा के डालें। तो आप देखो कि कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा किससे होता है, तो आपको बस क्लियर पता है कि सबको पता है कॉमन कोल्ड वायरस से होता है। तो 17 का आंसर है डी, वायरसेस। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड ड्यू टू वायरसेस। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन्स। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया ह्यूमन की इंटेस्टाइन्स में मिलता है, हुज प्रेजेंस इन वाटर इंडिकेट्स कंटेमिनेशन बाय डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जिसका जो अगर उसकी अगर वाटर में प्रेजेंस मिल जाए, हुज प्रेजेंस इन वाटर इंडिकेट्स कंटेमिनेशन बाय डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर उसका पानी में प्रेजेंस मिल जाए तो हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि वो मतलब वाटर जो है वो कंटेमिनेटेड है और उसमें डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो हमारी बॉडी में ऐसा एक बैक्टीरिया होता है, हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। तो इसका आंसर है डी, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। दोस्तों, हमारी इंटेस्टाइन्स में ही हमारे पाया जाता है। और आपको पता है ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, मतलब हाँ, अगर ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मतलब ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट है ना, ये UTI नाम की बीमारी बड़े लोगों को रहती है। क्या होता है कि जो मेल है या फीमेल है, फीमेल्स में खासकर बहुत ज़्यादा होती है, खासकर फीमेल्स में जब ये मेंस्ट्रुएशन चलती है, पीरियड्स का टाइम होता है, उस समय UTIs की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। हाइजीन, हम जैसे जैसे रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं तो हम लोग अपने मतलब ये जो है प्राइवेट एरिया की हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, अंडरवेयर्स, अंडरगारमेंट्स को चेंज नहीं करते प्रॉपरली। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया हमारे वो यूरिनरी ट्रैक्ट में चला जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन करता है हमें, उसी को कहते हैं UTI। तो अदरवाइज कोलीफॉर्म बैक्टीरिया हमारे लिए बॉडी में ज़रूरी भी है, नो डाउट। अगर ये बीमारी करता है, इट्स अ फ्रेंड एज वेल एज फो ऑल्सो। तो बस इतनी सी, ह्यूमन इंटेस्टाइन में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, दैट्स इट। बाकी यही बातें लिखी हैं इसमें, देख लो। हाँ, ल्यूकोपीनिया इज एन अबनॉर्मल डैश। ल्यूकोपीनिया क्या है, ल्यूकोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया, ऐसे जब आप पीनिया वर्ड सुनो ना, पीनिया मतलब कमी, पीनिया मतलब कमी, तो ल्यूकोपीनिया इज एन एबनॉर्मल व्हाट, इज एन एबनॉर्मल। अब देख लेते हैं इसमें, इंक्रीज इन वाइट ब्लड सेल, इंक्रीज वाले ऑप्शन तो यहीं से डिलीट, क्योंकि पीनिया मतलब कमी होना। अब कमी डिक्रीज वाले दो ऑप्शन बचे, डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स, डिक्रीज इन वाइट ब्लड सेल। तो ल्यूको वर्ड लगा, ल्यूको मीन्स कलरलेस, वाइट,
तो डिक्रीजिंग वाइट ब्लड सेल। तो आंसर मतलब क्वेश्चन 19 का आंसर है डी। ल्यूकोपीनिया में क्या हो जाता है, वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। जब भी हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं उसको कहते हैं ल्यूकोपीनिया, ठीक है। और जब भी ल्यूकोपीनिया हो जाए वो पेशेंट बहुत ज़्यादा इट गेट मोर प्रोन टू डिजीजेस, क्योंकि उसमें वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो गई है। वाइट ब्लड सेल्स वो सेल्स होते हैं जो बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को बड़ी जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ प्लांट आर मीजोफिल सेल्स फाउंड? प्लांट के किस पार्ट में मीजोफिल नाम के सेल्स पाए जाते हैं? मीजोफिल सेल्स एसोसिएटेड होते हैं विद हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, तो वो किस में पाए जाते हैं? नो डाउट लीफ में। तो क्वेश्चन 20 का आंसर है लीफ। पत्तों में जो है मीजोफिल सेल्स पाए जाते हैं जिनकी मदद से फोटोसिंथेसिस भी होती है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये लिख रखा है, तो आप ये पढ़ लेना इसके बारे में। ओके गाइज, आई होप आपको हमारे लेक्चर्स बहुत अच्छे और इन्फॉर्मेटिव लग रहे होंगे। तो गाइज अगर सच में लग रहे हैं तो प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप लोग बिग थम्स अप दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, अपनी सजेशंस दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है तारीफ़ ही करनी है, आप मतलब लाइक इट्स अ टू वे प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस है। आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, एक तरह से समझ लो। तो मतलब लाइक मुझसे भी कमियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, तो ज़रूर मुझे बताएं, आई विल अप्रिशिएट। थैंक यू गाइस, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। हेलो गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। इट्स मी योर मेंटोर विकास दास। तो गाइस 3 सेट हम एमसीक्यूज के कर चुके हैं। आज जो बारी है, आज 4th सेट की बारी है। दिस इज़ आवर 4th सेट। तो 4th सेट में भी मैं 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ जो मेरे को लगता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो को जितना आपने प्यार दिया, इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपको समझ आएगा कि यहाँ पर लिखा है व्हेन हीटेड मेटल दैट बर्न्स प्रोड्यूसिंग वाइट फ्लेम्स इन अ जार ऑफ ऑक्सीजन। ये सबसे पहले 22nd क्वेश्चन आ गया, सॉरी फॉर दैट। 21st कर लेते हैं पहले ना। तो ठीक है गाइस, वो मेटल जो Cl2 के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, इसमें से कौन सा है? अब आप देखो Cl2 जो है वो खुद एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है ना, तो ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा ज़्यादा जल्दी। और मेटल्स में रिएक्टिविटी सीरीज फॉलो कर दोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जल्दी किसके साथ करेगा। अब यहाँ पर सिलिकॉन है, ये नॉन मेटल है तो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। फॉस्फोरस नॉन मेटल है, इसके साथ भी नहीं करेगा, हालांकि करता है, नॉन मेटल के साथ भी करता है। जैसे PCl5 आपने पढ़ा था, उसके साथ भी करता है, लेकिन थोड़ा टाइम लेता है। मेटल के साथ ज़्यादा अच्छा करता है। एर्गॉन इज इनर्ट गैस, इसके साथ बिल्कुल नहीं करेगा। मैग्नीशियम एक मेटल है, MgCl2 करके ये बनाता है, बता देता हूँ आपको, Mg+Cl2 करके MgCl2 सॉल्ट बनाता है, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सॉल्ट बनता है, ठीक है, थोड़ा सा देखना आप इसको। तो ये आंसर है इसका, मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। When heated metal that burns producing white flames in a jar of oxygen is, कहता है इसमें से कौन सा मेटल वाइट फ्लेम्स प्रोड्यूस करता है? वाइट फ्लेम्स के लिए मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, याद रखना। वाइट फ्लेम्स प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, यहाँ पर देखो जो मेटल्स होते हैं ना, वो मेटल खासकर जो ज़्यादा एल्कलाइन होते हैं ना, एल्कलाइन सीरीज में होते हैं। जैसे ये मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, मैं आपको बताता हूँ। एल्युमिनियम जब जलता है तो वाइट फ्लेम्स आती हैं, बिल्कुल आती है। कभी नमक जला के देखना, सोडियम भी वाइट फ्लेम से जलता है, लेकिन मैग्नीशियम येलोइश फ्लेम से जलता है, या रेडिश येलो फ्लेम बोल सकते हो आप। तो ये दोनों वाइट फ्लेम से जल रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा डी, बोथ एंड बी, ठीक है। ये देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। ये ऑप्शन जो है डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर वी आर। अमोनिया इज मेड बाय मिक्सिंग 2 गैसेज। अब अमोनिया का अगर आपको पता हो, अमोनिया का फॉर्मूला होता है गाइज NH3। अमोनिया का क्या फॉर्मूला रहता है? NH3। तो अमोनिया फॉर्म करने के लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए प्लस हाइड्रोजन चाहिए। बैलेंस करूं तो यह आ जाएगा NH3, यह आ जाएगा 3 टाइम्स, यह आ जाएगा ट्वाइस NH3, इस तरीके से। तो अमोनिया के यूज़ बनने में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों लगे हैं। तो ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, इसको मार्क कर देना। तो ये 3rd क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ठीक है। 4th क्वेश्चन में आते हैं, 4th क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। तो 4th क्वेश्चन हमारा है, इन विच कंडीशन कैन रियल गैस क्लोजली ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन का कंसेप्ट आपको पढ़ाया था सर ने। तो आइडियल गैस के कंसेप्ट में आपको तब बताया गया था कि आइडियल गैस, जो गैस आइडियल गैस को ओबे करती है ना, उसका प्रेशर बहुत स्मॉल होना चाहिए, बहुत स्मॉल, और टेम्परेचर ना
बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई, तो वेरी हाई लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आइडल गैस को जो ओबे करने वाली गैसेज होती हैं उसकी ये स्टेटमेंट होती है, ठीक है, ये सिचुएशन में आइडल गैस को ओबे करता है वो। ठीक है, तो ये करता है। तो यहाँ पर देख लो प्रेशर कम कहाँ, टेम्परेचर हाई कहाँ पर है, ये ऑप्शन है, ए ऑप्शन, मार्क करो, सही आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव ऑन करते हैं गाइस, ठीक है। तो 24th क्वेश्चन हमारा हो गया, ए ऑप्शन था। 25th में आ जाते हैं। 25th में व्हाट इज 1 मोल ऑफ ए सबस्टेंस। 1 मोल क्या होता है, इसको पहले समझाना पड़ेगा मुझे आपको कि 1 मोल क्या आता है, तभी आपको ऑप्शन समझ आएंगे ना। 1 मोल समझाता हूँ मैं क्या होता है। देखो 1 मोल देखो क्या होता है, 1 मोल होता है किसी भी सबस्टेंस में जब इतने एटम्स होते हैं, जिसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको बोलते हैं 1 मोल, ठीक है। और 1 मोल को कंपेयर करने के लिए कार्बन एटम लिया गया था, कार्बन के 12 हिस्से किए गए थे कि कार्बन के 12 हिस्से करें तो उसमें से जब कार्बन के 12 पार्ट्स करे उसमें से एक पार्ट उठा लिया इन्होंने, ये वाला मान लो, ये वाला पार्ट उठा लिया, ये वाला पार्ट जब इन्होंने साइड में अलग से रखा ना तो इसका जो वेट आएगा वो 1 मोल के बराबर होगा। ये चीज़ इन्होंने देखी, ये देख लेना थोड़ा सा आप कि ये चीज़ इन्होंने देखी है यहाँ पे। अगर मैं इसकी बात मानूं और देखूं तो कार्बन 12, देखना ध्यान से, कार्बन 12, अब मैं देखूंगा डेफिनेशन में क्या, ये ऑप्शन वाइज क्या पूछे, क्योंकि 1 मोल की बहुत सारी डेफिनेशंस आ सकती हैं, वो बहुत सारी डेफिनेशंस आ सकती है। अगर मैं बोलूं कि 1 मोल की डेफिनेशन ऑप्शंस के हिसाब से क्या होगी, तो ऑप्शंस के हिसाब से बात करते हैं। ऐसे 1 मोल ये होता है, ठीक है, कि वो 1 मोल एक क्वांटिटी होती है जिसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। 1 मोल हैज अ मास न्यूमेरिकली इक्वल टू हाफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सबस्टेंस। इसने बोला कि 1 मोल वो मास होता है, 1 मोल वो मास होता है जिसमें न्यूमेरिकली कोई भी वेट होगा उसका आधा होगा। जैसे C12 है ना, इसका जो वेट होगा इसका आधा, ठीक है। तो इसके वेट, सॉरी मैंने गलत कर दिया, C से इससे डिवाइड नहीं करना था, ठीक है। 12 इसको आधे से डिवाइड करो, क्या आंसर आता है, 6 आता है। तो क्या 1 मोल में 6 मतलब 1 मोल जो होता है ना वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है किसी भी सबस्टेंस के, किसी भी सबस्टेंस का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1 मोल होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन 12 की बात हो रही थी तो 1 मोल में 12 ग्राम होगा ना कार्बन, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लेना। तो इसका जो ऑप्शन आप देखोगे 1 मोल हैज ए मास न्यूमेरिकली इक्वल टू हाफ वाला कंसेप्ट नहीं है, पहला ऑप्शन गलत, ठीक है। थर्ड ऑप्शन 1 मोल हैज ए मास न्यूमेरिकली इक्वल टू डबल द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सबस्टेंस, मॉलिक्यूलर वेट के डबल, ये कंसेप्ट भी गलत, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन मार्क कर देना, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ सबको, आप देख लेना, आपको समझ आ गया हो आई होप। फिर से बता देता हूँ कैंसिल करके कि 1 मोल होता है कि किसी भी सबस्टेंस का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना उसका 1 मोल के बराबर होता है। जैसे C12 12 ग्राम है तो वो 1 मोल के बराबर होगा, तो यहाँ पर ये चीज़ दी गई है तो वो चीज़ आप समझ लेना। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है 1, तो 1 मोल में 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा। हीलियम का 4, तो 4 ग्राम में 1 मोल हीलियम होगा, हीलियम गैस, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। 26 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो 26 है ना गाइस ये सीरीज वाइज है, जैसे आपको पहले फिजिक्स के मिले होंगे, देन बायोलॉजी के, देन केमिस्ट्री की बारी है, 30 क्वेश्चन करके कर रहे हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्रोड्यूसेस बेसिक ऑक्साइड। अब देखो बेसिक ऑक्साइड वो प्रोड्यूस करते हैं जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड्स, मेटल्स प्रोड्यूस करते हैं बेसिक ऑक्साइड, है ना। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब आप देखो मेटल कौन से, नॉन मेटल कौन से हैं, ये नॉन मेटल है एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, ये नॉन मेटल है एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, फॉस्फोरस नॉन मेटल है एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, ये मेटल है ये बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो जो मेटल होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब इसके साथ कोई भी होता, लिथियम होता या सोडियम होता, एल्यूमिनियम होता, वो सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड्स ही बनाएंगे, तो आप वो देखना। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन द थर्माइट वेल्डिंग बिकॉज, कहता है एल्यूमिनियम जो है थर्माइट वेल्डिंग में यूज होता है, क्यों। अब देखो इसके रीजन जो है ना, रीजन बहुत इसका कट शॉर्ट है, बहुत आसान सा रीजन है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है ना वो उसको ऑक्सीजन को पकड़ने की एफिनिटी काफी अच्छी होती है। ये आप कभी भी गूगल करोगे तो आपको वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। एल्यूमिनियम लाइट मेटल नहीं है, एल्यूमिनियम भारी मेटल है। लाइट मेटल में हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन आता है, या आप बोलो लिथियम आता है, लिथियम लाइट है। एल्यूमिनियम तो हैवी मेटल है, तो ये ऑप्शन करता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, ये ऑक्सीडाइज होता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको क्रॉस। एल्यूमिनियम रिएक्टिव मेटल है, हाँ रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव सीरीज में इससे ऊपर भी काफ़ी होते हैं, इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर रिएक्टिविटी के हिसाब से देखना था तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, ये जेब्रा वाली जो सीरीज थी उसमें पोटेशियम भी है, सोडियम भी है, ठीक है। तो बाकी सारे भी इससे ऊपर आते हैं, तो वो ले लेते हैं ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन मार्क करोगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एक सेकंड दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट ए डीकंपोजिशन रिएक्शन। कहता है इसमें से कौन सी रिएक्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन नहीं है। सबसे पहली बात, डीकंपोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, मैं आपको टाइप्स भी थोड़ा सा ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं दोस्तों, डीकंपोजिशन रिएक्शंस, डी आर लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म, वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक रिएक्टेंट जो है ना वो टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए। अब ये थर्मल भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी हो सकता है, हीट की वजह से भी हो सकता है, तो अलग अलग। अब हमने देखना है इसमें कौन कौन सी डिकम्पोजिशन है और कौन सी नहीं है। हमने बताना है इसमें कौन सी डिकम्पोजिशन नहीं है। स्टार्च डिकम्पोजिशन है बता दो कैसे। स्टार्च ब्रेक डाउन होता है ना, ठीक है ना, स्टार्च ब्रेक डाउन होता है ना, तो स्टार्च जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। प्रोटीन्स जो है अमीनो एसिड में टूटते हैं, हाँ बिल्कुल टूटते हैं, प्रोटीन्स जो है अमीनो एसिड में टूटते हैं, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। प्रोटीन का बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में टूट जाता है, तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल बड़े ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में टूट गया तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देन मैग्नीशियम रिबन इज बर्नट इन एयर। अब मैग्नीशियम रिबन जो है उसको एयर में जलाने का कारण, एयर में वो तब जलता है जब मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर होती है, ठीक है, इसके बाद ये जलेगा, ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा। मैग्नीशियम जब एयर में जलाते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो ये ऑप्शन इसका सही है, तो क्योंकि ये डिकम्पोजिशन नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, ठीक है। और चौथा वाला गलत है इसका आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। मार्क कर लेना। किसी को कुछ पूछना होगा ज़रूर बेझिझक पूछे, बहुत अच्छा लगता है आपके सवालों का जवाब देके, ठीक है। तो लास्ट के कुछ दो क्वेश्चन रह गए हैं हमारे, अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है। इन द रिएक्शन 3MnO2 + 4Al व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेयर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है, आप देखो ध्यान से, लास्ट वीडियो देखो, जिसने लास्ट वीडियो स्किप मारी उसको ये नहीं पता चलेगा, लेकिन जिसने देखी है उसको ये अब पहले से ही पता चल गया होगा क्या आंसर है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो किसी मेटल को ऑक्सीडाइज करवाता है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसमें खुद में क्या हो रही होगी, रिडक्शन। क्यों? क्योंकि उसने अपना ऑक्सीजन दे दिया किसी और को और ऑक्सीडाइज करवा दिया, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जिसने ऑक्सीजन दे दिया किसी को। मतलब मान लो अगर मेरे पास ऑक्सीजन पड़ा है, मैं ऑक्सीजन डोनेट कर देता हूँ ना। अब मान लो ये ऑक्सीजन, ये कोई भी कंपाउंड है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रखा है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर एक कंपाउंड है, इसने अपना ऑक्सीजन इसको दे दिया, तो ये हो गया और ये हो गया अकेला, ठीक है, ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, ये ए हो गया अकेला। अब ए ने अपना ऑक्सीजन इसको दिया ना, ए खुद रिड्यूस हुआ क्योंकि ऑक्सीजन लॉस हुआ ना, ये रिडक्शन हुई इसमें, पर इसने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, तो ये रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ देखो रिडक्शन कहाँ हो रही है, रिडक्शन मतलब कहाँ से ऑक्सीजन लूज हो रहा है। अब देखो ध्यान से, MnO2Al, ऑक्सीजन पहले कहाँ था, Mn के पास था, तो लूज कहाँ, अब एल्यूमिनियम के पास था, तो लूज कहाँ से हुआ, Mn के पास से हुआ, तो इसका आंसर ए है। नहीं समझ आया, फिर से बताता हूँ। MnO2 के पास ऑक्सीजन था, इसने ऑक्सीजन लूज कर दिया, ऑक्सीजन इसके पास से निकल गया। जब इसने ऑक्सीजन लूज कर दिया तो इसने रिडक्शन अपने आप में की, पर इसने किसी और बेचारे गरीब की मदद कर दी, एल्युमिनियम की मदद कर दी कि ले भाई तो ऑक्सीडाइज हो जा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। तो MnO2 जो है वो यहाँ पर आ गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 29 का जो सही आंसर है वो है ए। अच्छा, अब ये देख लो, नेक्स्ट स्लाइड देखो। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, CuSO4 + Fe gives us FeSO4 + Cu, FeSO4 + Zn gives us ZnSO4 + Fe। सबसे पहले आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देखो, आपको वहाँ पर एक्टिविटी सीरीज करके मैंने कराया होगा कंसेप्ट, वो कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होने वाला है, क्योंकि मैं नहीं समझा पाऊंगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी, तो ना मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, तो वो कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होना। देखो क्या चीज़ है, रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा रिएक्टिव था, इसने इसको रिप्लेस मार दिया। एक सेकेंड, मार्कर कलर सही नहीं लग रहा, कुछ चेंज करते हैं, ये कर दिया, ठीक है। ये मोर रिएक्टिव था, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, FeSO4 बना दिया। ये मोर रिएक्टिव था, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, वो बना दिया। अब इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, इसके केस में आयरन है, आयरन आ गया मोर रिएक्टिव कॉपर से। लेकिन आयरन की भी बैंड बजाने वाला कौन है, जिंक, तो ये आ गया जिंक मोर रिएक्टिव, फिर आयरन, ठीक है, पहले नंबर पे जिंक, दूसरा आयरन, तीसरा कॉपर, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट पढ़ो, जिंक इज मोर रिएक्टिव, आयरन इज लीस्ट, गलत, क्योंकि आयरन सेकंड नंबर पे है। फिर आ गया आयरन इज मोर रिएक्टिव, कॉपर इज लीस्ट, ये भी गलत है, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है। जिंक इज मोर रिएक्टिव एंड कॉपर इज लीस्ट, ये आंसर है, क्योंकि देखो ना मैंने सीरीज लिख दी यहाँ पे, जिंक मोर रिएक्टिव देन आयरन देन कॉपर, उसके हिसाब से ये वाला आंसर बनता है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको सारा का सारा समझ आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। तो
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहे हैं ना, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आगे के लिए, और आगे मैं 3-4 वीडियोस और लाऊंगा। आप और अपने आइडियाज़ या व्यूज़ दे सकते हैं कि और कितने ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए, 10-10 करने की, पर वीडियो 5 कर दूं, क्या स्पीड जो है वो मेरी ठीक है। आप अपने कमेंट्स में लिख के ज़रूर बता सकते हैं कि आपको हेल्प कर पा रही है कि वीडियो की नहीं। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही पता चलेगा कि आपकी मैं हेल्प कर पा रहा हूँ कि नहीं जेन्युइनली। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगा और आपको समझ आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर नहीं समझ आ रहा तो मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।